सीरीज सिटी ऑफ ड्रीम सीजन 3 का प्रीमियर हुआ, जिसमें नजर आए सचिन पिलगांवकर, अतुल कुलकर्णी, प्रिया बापट, एजाज खान और कई और सितारे। सबसे कॉमन कमेंट ये है कि बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, वी आर वेटिंग, आई मीन वेटिंग फॉर इट, आई वाज लॉन्गिंग टू सी इट वगैरह वगैरह। और सिर्फ यहाँ इंडिया के नहीं, मतलब मेरे कुछ दोस्त हैं जो अब्रॉड रहते हैं, उनको भी जब मैंने भेजा ये तब सबका रिएक्शन ये था कि हमें देखना है भाई। तुमने देखा? मैंने कहा नहीं देखा भाई, जब आएगा सामने तब देखा जाएगा। नहीं तुम तो एक्टर हो ना उसमें, तुमको तो देखने मिलता होगा। मैंने कहा ये फिल्म की तरह इसके ट्रायल्स या रिव्यूज़ वगैरह नहीं होते, ये वेब सीरीज़ है, इसका एक अपना ढंग अलग है। तो हम भी तभी देखेंगे जब आप लोग देखेंगे, जब 26 मई को ये स्ट्रीम होगा, तभी सारा का सारा हमने वही देखा जो हमने शूट किया। हाँ, और हमको वही पता है कि वो अभी दूसरी बात ये है कि हमने तो शूट कर लिया, अब डायरेक्टर उसमें से कितना रखता है कितना नहीं रखता है वो हमारे हाथ में थोड़ी होता है। लेकिन मुझे अभी तक के 2 सीजन्स का जो एक्सपीरियंस है उसको देखते हुए नगेश कभी ओवर शूट नहीं करता और वेस्टेज नहीं करता, कभी नहीं करता। चूँकि वो खुद भी राइटर हैं तो वो बड़ा क्या कहते हैं उसको, माप तोल के हर चीज़ वो करते हैं। एक्टर भी रह चुके हैं, एक्टर हैं, बिल्कुल हैं, इसमें काम नहीं कर रहे हैं, बात अलग है, लेकिन वो एक्टर हैं। मैंने उनसे कहा भी कि भाई मैं भी कुछ मैं सोच रहा हूँ बनाना वेब सीरीज़, तो मैं चाहूँगा कि तुम उसमें काम करो। तो तुम क्या, उसने मुझे पूछा क्या बदला लेने की कोशिश कर रहे हो क्या? मैंने कहा नहीं, तुमने तो मुझे टॉर्चर नहीं किया तो मैं बदला कैसे लूँ? ऑन द कॉन्ट्ररी यू हैव गिवन मी सच अ गुड रोल और सच अ कैरेक्टर जो मैंने इससे पहले कभी की नहीं थी। जी, यू नो, लोगों ने तो मेरा इस्तेमाल हमेशा एक गुडी एक उस ज़माने में जब मैं एक्टर, मतलब एडल्टहुड में जब मैं एक्टर बना था, तब बहुतों को मैं अपने घर का लड़का ऐसा महसूस उनको होता था, जैसे। तो ऐसी इमेज रखने वाले को आप उसकी इस उम्र में ऐसा कैरेक्टर देते हैं और ऐसा शेड देते हैं कि जो कि लोगों ने नहीं देखा है और मैंने किया भी नहीं है। तो समथिंग विच यू हैव नॉट डन, एक्टर को करने में बहुत मज़ा आता है। अब वो कितना अच्छा करता है कितना नहीं करता है ये उसकी काबिलियत पे डिपेंड करता है, लेकिन अच्छा ज़रूर लगता है। सर के साथ ही नहीं, सर के बारे में तो बात करूँगा अभी, बट बाकी सारे एक्टर्स के साथ आई थिंक एक फेमिलियरिटी है, कंफर्ट लेवल है। उसके बावजूद हमारे पास ऐसे एक्टर्स हैं हु डोंट स्टॉप सरप्राइजिंग यू कि वो लोग ऐसे सीन में क्या करेंगे। मैं दूसरे इंटरव्यू में भी बता रहा था कि सर के साथ उनको 60 साल हो चुके इंडस्ट्री में। 60 इयर्स। जब इन्होंने शोले में काम किया था मैं पैदा हुआ था, एंड व्हेनेवर हम सीन करने बैठते हैं तो उसके पहले 2-4 मिनट बात करने का मौका मिलता है, सीन के बीच में कुछ बात करने का मौका मिलता है। आई हैव ऑलवेज लर्न फ्रॉम हिम, आई हैव ऑलवेज लर्न समथिंग और द अदर, आई हैव ऑलवेज लर्न और गेन्ड थोड़ा एक्सपीरियंस जो इनका है वो जो शेयर करते हैं, तो बहुत मज़ा आता है सर के साथ काम करने में। और वैसे ही जैसे हम सीन में अंदर चले जाते हैं तो कुछ सीन में कभी मेरा पलड़ा भारी होता है, कभी इनका, तो उसमें ही इज़ वेरी ग्रेशियस। थोड़ी झिझक होती है कि मैं ऐसे कैसे करूँगा, ऐसे बोलो वैसे बोलो। सर को जाके मैं नागेश सर को जाके मैं आहिस्ते से पूछा था, सर मैं ऐसे करूँ, तो ही वुड बी लाइक डोंट वरी आप करो, एंड ही वाज ऑलवेज ग्रेशियस। एंड इंशाल्लाह उनके साथ और काम करने का मौका मिलेगा। इन्होंने बोला है कि कभी न कभी ये मुझे मौका देंगे, तो आई एम जस्ट रिमाइंडिंग। मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा एजाज के बारे में। एजाज इज़ एन ए क्लास डांसर और ये पहलू एजाज का लोगों के सामने नहीं आया है
और मैंने भी जाना, जब हम साथ में काम कर रहे थे तभी मैं ये जान पाया ना, देखा तो नहीं है मैंने कुछ भी, लेकिन जब एक एक बातें मैंने, क्योंकि मैं भी क्यूरियस हूँ अपने साथ जो काम कर रहे हैं वो उनकी ज़िंदगी में उन्होंने क्या क्या किया है, क्या जानकारी होती है, तब मुझे पता चला इस एस्पेक्ट के बारे में। तब से मैंने दिमाग में एक चीज़ रखी है कि मैं एक ऐसा कैरेक्टर एजाज के बारे में सोचूंगा जिसमें कि उसकी ये एबिलिटी है, उसका ये टैलेंट लोगों के सामने है। नहीं देखिए, एक्टर ने एक्टिंग करना ये एक्टर का काम है, लेकिन एक्टर से अच्छा काम निकालना ये डायरेक्टर का काम है। और वो करने वाला डायरेक्टर अगर मिल जाए किसी एक्टर को, तब उसको कोई किसी लॉटरी वॉटरी की ज़रूरत नहीं है। एक्टर को क्या चाहिए, उसके अंदर जो, क्योंकि एक्टर को खुद नहीं पता होता उसके अंदर क्या क्या है, वो तो अपना बेस्ट देने की कोशिश करता है, लेकिन अंदर भी ऐसी चीज़ें छुपी हुई होती हैं जो उसको नहीं पता है कि है, तो वो कैसे बाहर निकालेगा। डायरेक्टर इज द पर्सन who can find that out. Director has the vision. You know what is vision? To see something invisible. अब नगेश ने जब ये सोचा था ये बनाने का, तो उसका विजन था ना, देख थोड़ी रहा था, वो है ही नहीं सामने, लेकिन उसको दिख रहा है, वो विजन है, दैट इज विजन। और जिस डायरेक्टर को विजन हो वो डायरेक्टर एक एसेट होता है उस प्रोडक्ट के लिए भी, प्रोजेक्ट के लिए भी, और इवन एक्टर्स के लिए भी। और दूसरी चीज़ क्या होता है, अच्छा डायरेक्टर का साइन की बताऊँ मैं आपको, क्या ठीक नहीं है ये वो जान पाए और बता पाए कि देखो ये सब कुछ ठीक हो रहा है, लेकिन ये वाला जो पोर्शन कर रहे हो ना, इधर गड़बड़ है, इसको ज़रा थोड़ा सा सुधारो, ठीक हो जाएगा। वरना नाम नहीं लूँगा, लेकिन कुछ डायरेक्टर आके बोलते हैं यार एजाज बहुत अच्छा है लेकिन कुछ कम है, वो बात नहीं है, वो बात नहीं है, तो ज़रा वो देख लो तुम। अरे क्या देखो क्या करें बताओ ना कि क्या क्या नहीं है ठीक, तो वो हम ठीक करेंगे। नागेश सर इंजीनियर है, इंजीनियर, हाँ, वो डाइसेक्ट करके बताते हैं। वो इमोशन के बाद आपने जो ये नॉन्स किया ना, ये परफेक्ट था, ये आई लाइक योर चॉइस, लेकिन उसके बाद ये जो किया ना, आई डिडंट लाइक इट, ये मत करो, ये मत करो, ये ऐसे नहीं करके ट्राई करते हैं। सो ही इज़ वेरी टेक्निकल दैट वे, एंड आई थिंक द मोस्ट स्पेशल थिंग अबाउट हिम इज़, सो विच आई हैव सीन, क्योंकि मैं अगर सर के साथ काम कर रहा हूँ, अतुल के साथ काम कर रहा हूँ, प्रिया के साथ काम कर रहा हूँ, हर एक एक्टर के साथ उनका ग्रामर थोड़ा अलग है। उनको पता है कौन से एक्टर को कहाँ पोक करना है, किधर क्या बोलना है एक्सट्रैक्ट करने के लिए, विच इज़ द बेस्ट, ही नोज दैट, एंड बाय नाउ आई थिंक he knows us better than our parents or our siblings or anyone else, क्योंकि we are naked in front of him। हम हमारी vulnerability उन्हें दिखाते हैं, जो समझ में नहीं आया वो जाके पूछते हैं, otherwise there's always an image के हमें ये पता है, हम ऐसा कर सकते हैं, वैसा कर सकते हैं, but it's been what, almost 5 years since we've been working with him. You know, actors are exactly like Alsatians, the German Shepherds. How, you know? German Shepherd जो है, a breed of a dog, he wants one master, anyone of the family. He looks for that one master when he is your pet. But if he does not find any one master, he becomes his own master, which is the most dangerous thing to happen. Actors भी ऐसे ही होते हैं। Actor they look up to the director कि अभी हाँ भाई मैं जा रहा हूँ काम करने, मैं अपने आप को सौंप दिया भाई इसका, अब ये जो बताएगा वो हम करेंगे, you know। अब वो बोले कि ठीक है, नहीं आपको जो ठीक लगता है आप करो, अगर ऐसा बोल दिया then it is the worst thing for any actor। और डर रहता है अंदर, हाँ, कि मैं क्या कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ, सही कर रहा हूँ, you know। और फिर वो अपनी मर्जी से करने लगता है, तो वो ज़रूरी नहीं कि अच्छा ही हो, अच्छा कोई बोलने वाला नहीं है कि ये ठीक नहीं है, ये मत करो। तो एक अच्छा डायरेक्टर मिलना इज़ अ बून टू एनी एक्टर, and we have one। हाँ, नहीं क्या है, उसके सामने बोलेंगे तो लगेगा चमचागिरी कर रहे हैं तो ऐसा तो है नहीं, लेकिन फैक्ट है। और मैंने स्टेटमेंट है मेरा ये कि मैंने जो गिने चुने अच्छे डायरेक्टर्स के साथ में काम करके जो मुझे खुशी महसूस हुई है, अगर मैं वो 5 है तो उनमें से एक नगेश कुकुनर होगा। इन्होंने सब देखा है शुरुआत से देखा सब कुछ।
मैंने तो बहुत सारे रेजोल्यूशंस मतलब क्या रेवोल्यूशंस देखे हैं. आई हैव सीन द बिगेस्ट रेवोल्यूशन इज फ्रॉम ब्लैक एंड वाइट टू ब्लैक एंड कलर. वाइट टू कलर. इज द बिगेस्ट रेवोल्यूशन. उस वक्त हमको बहुत बड़ा लगता था, लेकिन फिर बदलते गए और भी चीज़ें आती गई. मतलब ऑडियो को भी मैंने एनालॉग से डिजिटल होते हुए देखा, ऑडियो को. तो और उसके बाद आपका सेलुलॉइड मतलब जिसको हम फिल्म पे बनाते थे पिक्चर, दैट कंप्लीटली चेंज्ड इनटू डिजिटल. ऐसे ऐसे रेवोल्यूशंस देखे हैं, क्योंकि हमारा जब शूटिंग जब करते थे, मैं बचपन में वगैरह, उस ज़माने की फिल्में जो थी वो सारी सिंग साउंड थी. डबिंग नाम की चीज़ नहीं थी. ये जितनी भी फिल्में हैं, मुग़ल आज़म हों या ये सारी फिल्में हैं, सारी सिंग साउंड है. डबिंग नाम की चीज़ ही नहीं हुआ करती थी, बिकॉज जो कैमरा था वो कम्प्लीटली साइलेंट कैमरा था, जिसका नाम था मिचेल. ये डबिंग करना शुरू कब से हुआ? जब एरीफ्लेक्स का कैमरा आया फिल्म का, जो कर्र ऐसी आवाज़ आती है उसमें. तो आपके पास दूसरा ऑप्शन ही नहीं है कि आपको डबिंग करना. मतलब मेरी गीत गाता चल फिल्म भी सिंग साउंड थी, बालिका बधू भी सिंग साउंड थी. इट वॉज अखियों के झरोकों से जहाँ से मैंने डबिंग का एक्सपीरियंस लेना शुरू किया. देखा, मैंने बोला था ना, he's got instances for everything. तो ये भी चेंजेस ही है ना. अब मैं जब एक फिल्म कर रहा था, जब सिंग साउंड नाम की चीज़ आ गई फिल्मों में भी, तो एक साउंड रिकॉर्डिस्ट मेरे पास आया, सर ये आपको माइक लगाना पड़ेगा, सिंग साउंड है ये, आपके लिए नया होगा ना, आप तो डबिंग के ज़माने के हैं. मैंने कहा आजा इधर बैठ जा. उसको बिठाया, उसको समझाया कि पहले फिल्में कैसे बना करती थी. वो जो बूम मैन हुआ करता था ना, जिसके पास एक ट्राइपॉड था बड़ा, और ऐसा इतना बड़ा माइक, हाँ एजाज, एक हाथ में ये ऐसा घुमाने का, एक हाथ में ऐसा घुमाने का. मतलब ऐसे घुमाना मतलब ये यूं होता है. अच्छा. और ऐसे घुमाना मतलब टिल्ट अप टिल्ट डाउन, ये होता है. इतना बड़ा माइक. और जितने भी आर्टिस्ट थे सबको वो एक माइक कैच करता था, क्योंकि जो साउंड अभी शॉट के वक्त जो लिया गया है वही साउंड ऑडियंस को सुनाई देने वाला है. इसलिए उसका क्रिस्टल क्लियर होना बहुत ज़रूरी है. और साउंड जो रिकॉर्ड हुआ करता था वो 35 mm की BASF नाम के कंपनी की एक 35 mm की मैग्नेटिक फिल्म टेप जिसको बोल सकते हैं हम लोग, बिकॉज वो पूरी डिजिटल थी. मतलब पूरा ये था मैग्नेट, ये ब्राउन कलर की, जिस पे वो ऑडियो रिकॉर्ड होता था. ख़ास तौर पे एक मशीन उसकी अलग हुआ करती थी. तो वो ज़माना था. और वो जो बूममैन था वो किसी भी स्टार से कम नहीं हुआ करता था. वो बूम के नीचे उसके लिए बैठने को कुर्सी और एक स्पॉट बॉय, उसके लिए कब उसको पानी चाहिए, चाय चाहिए, बिस्किट चाहिए, जो भी चाहिए वो देखने के लिए. और रिहर्सल हो गई, डायरेक्टर ने बोला चलो ओके टेक करते हैं, तो ये बोलता था मुझे एक रिहर्सल चाहिए, आपके बाप को देनी पड़ती थी. यू कुडंट से नो टू हिम, यू हैड टू ओबे व्हाट दैट बूम मैन सेज. तो ये तो सब देखा हुआ है ना. अब ये सब चेंज हो गया, एवरीथिंग इज चेंज. बट चेंज इज समथिंग विच आई थिंक वन मस्ट एक्सेप्ट एंड गो फॉरवर्ड इन लाइफ एंड कीप ऑन लर्निंग कि ये क्या है, ये क्या है. आज मैं जब इन लोगों के साथ में काम करता हूँ ना, बहुत कुछ सीखने को मिलता है. और जितने आप आंखें और कान खुले रह के काम करेंगे ना, तो आपको मिलेगा कुछ ना कुछ. रिसेप्टिव आप अगर रहेंगे तो आपको मिलते जाएगा सब कुछ. ये सोचते बैठेंगे कि मैं इतने साल से हूँ और मैंने ये किया है, मैंने वो किया है, तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे ना. कुछ ये नया जो ढंग है ना, मतलब वेब सीरीज़ की परफॉर्मेंस एज एन एक्टर इज़ वास्ट डिफरेंट देन योर फिल्म एक्टिंग या टेलीविज़न एक्टिंग. तो वो एब्जॉर्ब करना चाहिए ना आपको. वो कैसे होगा? इनके साथ काम करेंगे तभी तो आपको सीखने मिलेगा कि भैया ये स्टाइल है, ऐसा करके देखो, इनका ये लेके देखो, फिर अपने तरफ से उसको इम्प्लीमेंट करो ताकि वो आपका अपना लगे. ये सारी चीज़ें हैं ना, एक्सेप्ट करो. हाँ, ये मत सोचो नहीं मेरा है, मैं ये, तो फिर रह जाओगे उधर ही. आगे बढ़ना है तो एक्सेप्ट करो. सही बोल रहा हूँ? बराबर, बिल्कुल. 26 मई प्लीज़ देखिए. और इसके पहले अगर आपने सीज़न 1 सीज़न 2 नहीं देखा है, दिस इज़ द राइट टाइम.
जाके देखिए बिल्कुल। और सीज़न 3 एंजॉय कीजिए। और देखिए हम दोनों एक दूसरे के साथ कैसे दुश्मनी करते हैं, हम दो एक दूसरे को कैसे हेट करते हैं। हाँ, हालांकि हैं बहुत अच्छे हम लोग दोस्त साथ में, हाँ, हमने वी हैव एंजॉयड वर्किंग टुगेदर, लेकिन इसमें देखो आप हम क्या क्या करते हैं एक दूसरे के साथ। बट द थिंग इज़ दैट के सेकेंड सीज़न में एक ऐसे जंक्चर पे कहानी आके खड़ी है जहाँ पे ये दोनों टूट चुके हैं अपने अपने जो कारण है उसकी वजह से। तो इसके आगे अब कहाँ जाएगी कहानी, तो ये उत्सुकता बहुत है। जब सेकेंड सीज़न रिलीज़ हुआ था बहुत सारे लोगों ने देखा था और तब भी काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि अब हमसे रुका नहीं जा रहा, आप कब ला रहे हैं थर्ड सीज़न। तो मेरे ख्याल से नागेश और रोहित जो हमारे मतलब नागेश निर्देशक भी हैं और लेखक भी हैं और रोहित जी ने लिखा है उनके साथ, तो उन्होंने जिस तरह से कहानी को आगे बढ़ाया है, एक तो अहम सवाल उसमें ये है कि ये जो दोनों हैं जो एक दूसरे के इतने खिलाफ थे दोनों सीज़न में, अब इनका रिलेशनशिप कैसे होगा, ये कहाँ जाएंगे दोनों एक दूसरे के साथ, ये जो पर्सनल चीज़ है। और दूसरा है ऑफ कोर्स पॉलिटिक्स, तो उसमें फिर जो अंदरूनी जो उनके दुश्मन हैं वो तो हैं ही, जैसे ग्रुप हैं, लेकिन फिर और भी दुश्मन इसमें हैं जिनसे इन दोनों को टकराना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि बहुत ही एक तरह से जो लोगों को चाहिए था कि ये कहानी वैसे ही उसी रफ्तार से आगे बढ़े, तो मुझे लगता है कि उसी रफ्तार से बल्कि उससे थोड़ा ज़्यादा ही कहानी दिलचस्प है। आई थिंक नागेश सर के बारे में कहूँ तो वो बहुत प्रिसाइज तो हैं ही, लेकिन वो ऑप्शंस भी ट्राई करते हैं। ऐसे नहीं है कि उनके दिमाग में जो टेक है अगर आप वो कर दे परफॉर्म तो वो रुक जाए। वो कभी कभी वेरिएशंस ट्राई करते हैं कि हम ऐसा हमने किया है लेकिन क्या हम ये ट्राई करके देखें, और ये आपको भी वो मौका देते हैं कि अगर आपको कुछ ऐड करना है, आपको कुछ अलग तरीके से ये टेक करना है, एक सेफ्टी का हमारे दिमाग में जो है वो हो गया, लेकिन इसके अलावा अगर आपको लगता है कि आप किसी अलग तरीके से इसको परफॉर्म कर सकते हो तो वो ज़रूर मौका देते हैं। एंड आई फील दैट आई मीन इट इज़ वेरी नाइस बिकॉज इट इज़ वेरी एक्टर्स को सोचना पड़ता है, एक्टर्स को उनके किरदार पर काम करना पड़ता है। एंड एवरी टाइम यू कम एंड वर्क विद नागेश सर, ही मेक्स श्योर दैट ही विल वर्क ऑन दोज एवरी स्मॉल डिटेल ऑफ दैट कैरेक्टर। सो इट्स बीन अ ब्रिलियंट एक्सपीरियंस वर्किंग विद हिम। मुझे ये लगता है कि जो कह रही है प्रिया, इस बार उन्होंने थोड़ा सा ज़्यादा ही पुश किया है अपने आप को और हम लोगों को भी जहाँ तक वेरिएशंस का सवाल है। तो कुछ तो ऐसे सीन्स रहे हैं जिनमें तो इतने ऑप्शंस उन्होंने करवाए हम लोगों कि से कभी कभी हमें पता नहीं चला भी एडिट में लगेगा क्या। तो और उसके बारे में बात भी हुई थी आपकी एक बार। एंड एक्चुअली आई रिमेम्बर इट इज़ योर एंड माय सीन। तो सी ये जो फॉर्मेट है ना, इसका यही मज़ा है कि मतलब ये 4 साल से हम लोग ये कर रहे हैं और यही किरदार निभा रहे हैं हम 4 साल से। नागेश सर भी हमारे साथ 4 साल इस पे काम कर रहे हैं, राइटिंग पे, और आपको लोगों का भी फीडबैक मिलता है कि क्या वर्क कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, एक्सपेक्टेशंस पता चलती हैं आपको, और इन सारी चीज़ों को लेकर आप आगे बढ़ते हैं। पर्सनल तौर पे भी आपका अनुभव बढ़ रहा है ज़िंदगी का, तो एज एन एक्टर भी आपका अनुभव बढ़ रहा है। तो इसलिए ये फॉर्मेट बहुत एज एन एक्टर आपको सेटिस्फैक्शन देता है कि आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, आप खुद को पुश कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आई एम रियली हैप्पी एज एन एक्टर विद दिस फॉर्मेट। हमने बहुत इन्जॉय किया ये किरदार, इस किरदार को निभाना भी, इस सेट पे जाना भी, और नागेश सर के साथ काम करना भी। बट नागेश सर का सेट ये बहुत डिसिप्लिन सेट होता है। जो भी मजाक चलता है वो अगर हमारे पास जेन्युइनली बहुत टाइम है 2 सीन के बीच में तभी होगा, लेकिन वो रेयरिटी होती है। और
सीन्स और सेट का माहौल बहुत ही डिसिप्लिन रहता है। आप आते हो, लाइंस करते हो, रिहर्सल करते हो, परफॉर्म करते हो, और जब एक्टर परफॉर्म कर रहे हैं, जब सीन शुरू है, टेक चालू है, तब सेट पे कोई नहीं बोलता, किसी के फ़ोन नहीं बजते, सब लोग शांति से सिर्फ परफॉर्मेंस देखते हैं। एंड आई फील ऐसे डिसिप्लिन में वी हैड लॉट ऑफ फन, ये मैं नहीं बोल सकती, बट we had lot of fun shooting and working on these characters that we genuinely did because ऐसे किरदार मिलना, उनको निभाना और उनको परफॉर्म करना, और वो परफॉर्मेंस का जो मज़ा है वो हमें बहुत मिला। बाकी की सारी मज़े तो हमने वैनिटी वैन में ही टाइम पास किए। और ये इसलिए होता है, जो ये नागेश सर के सेट की बात कर रही थी, जैसा मैंने कहा कि नागेश सर हैं, हम लोग तो हैं ही 4 साल, उनकी ऑलमोस्ट पूरी टीम वही है, उनके जो असिस्टेंट्स हैं, और ये रेयरिटी है, इतनी आसानी से नहीं होता कि आपकी जो पूरी टीम है असिस्टेंट्स की या बाकी लोगों की, वो वही बरकरार रहे। ये मेरे ख्याल से एक उदाहरण है कि आप किस तरह से पेश आते हैं एज अ पर्सन, इसीलिए लोग आपसे जुड़े रहते हैं। और एक्टर्स और डायरेक्टर्स का तो ठीक ही है, क्योंकि हम तो कमिटेड हैं, क्योंकि हमारे चेहरे हैं तो दिख गए हैं, लेकिन ये टीम का साथ रहना बड़ा ज़रूरी है, और इसीलिए ये जो डिसिप्लिन कह रही हैं वो रहता है सेट पे। आई डोंट नो, ये राइटर्स से पूछना पड़ेगा, बट मुझे ऐसे कुछ इस सीरीज़ के बारे में सुझाव कभी इनबॉक्स में, नहीं तो इंस्टाग्राम डीएम में, कमेंट में कभी आया नहीं है जेन्युइनली अबाउट दिस सीरीज़। लोगों को वो सेकंड सीज़न इतना पसंद आया कि मुझे लगता है कि शायद तीसरा सीज़न आने में जितना वक्त गया वो बहुत ही रेस्टलेस हो गए। वो मुझे बस इतने ही कमेंट्स आए कि कब ला रहे हैं थर्ड सीज़न, कब ला रहे हैं थर्ड सीज़न। सो अब आ रहा है थर्ड सीज़न 26 मई को, देख लीजिए। मेरी एक बहुत करीबी दोस्त है, वो जैसे ही सेकंड सीज़न ख़त्म हुआ तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया और कहा कि थर्ड सीज़न में ना ये होने वाला है। तो तब तक तो हमने लिखा भी नहीं था वो सीज़न, हमें पता भी नहीं था। तो आई एम श्योर जब वो ये थर्ड सीज़न देखेंगी तो ज़रूर मुझे फ़ोन आने वाला है कि देखा। एक चीज़ एक्चुअली है, सेकंड सीज़न के एंड में एक खाली कुर्सी दिखती है और पूर्णिमा गायब हो गई है, पता नहीं कहाँ पे। तो उसके बाद जब भी अगर लोग मुझे रिकग्नाइज़ करते थे एज सिटी ऑफ ड्रीम्स, पूर्णिमा गायकवाड़ और एक्टर, एवरी टाइम पीपल यूज टू आस्क मी द सेम क्वेश्चन, ये पूर्णिमा कहाँ गई बताओ। एंड आई यूज टू गो नॉन प्लस बिकॉज आई डेंट नो, आई डेंट हैव द आंसर। पता नहीं, it's very difficult to say. It's a very, yeah, there are so many twists and turns in this season. और क्या है ना भाई, हम सब लोग भी मैच्योर हो चुके हैं, हम लोग भी उसमें घुल मिल गए हैं, तो उसका पूरा जो निचोड़ है वो थर्ड सीज़न में ज़रूर दिखाई देगा। तो मुझे लगता है कि हर एपिसोड इसका मज़ेदार रहेगा और लोग बहुत सराहेंगे, ऐसा मुझे लगता है। मैंने कभी इसके बारे में सोचा ही नहीं था, जब सीज़न 3 का स्क्रिप्ट आया बस पढ़ा। मेरी और नागेश सर की मुलाकात हुई थी LA में, जब वो अभी लिख रहे थे उसे, और अभी ख़त्म किया था। तो उन्होंने कहा कि अभी मैंने ख़त्म किया और अभी भेजा है प्लेटफॉर्म को और एप्लॉस को कि कैसा है क्या। तो मैंने बहुत कोशिश की थी उनको पूछने की कि क्या होता है क्या। तो नहीं वो पढ़ लेना, नहीं वो पढ़ लेना। तो हालांकि जब आपको पता है कि ये मेरे सामने बैठा है मेरा डायरेक्टर राइटर, और वो कह रहा है कि मैं लिख चुका हूँ और मुझे नहीं मालूम है कि इन्होंने क्या लिखा है, तो वो एक उस टाइम से मेरे दिमाग में था कि अरे क्या हो सकता है, ये कहाँ जाएगा, ये कैसे होगा। तो वो ज़रूर था जब तक मैंने उसे नहीं पढ़ा था। 26 मई को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर सिटी ऑफ ड्रीम्स का तीसरा सीज़न आ रहा है, सो प्लीज़ देखिए। और तब तक रिफ़्रेश कर लीजिएगा, फर्स्ट सीज़न और सेकंड सीज़न फिर से देख लीजिएगा, और अभी तक देखा नहीं है तो ज़रूर ही देखिएगा, क्योंकि 26 मई को आपको थर्ड सीज़न देखना है।